हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आपके। तो आज से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर लेके आए हैं आपके लिए। भाई देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बात की थी कि जो जीओसी 1 जो चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्पेशली आपका 11th क्लास का टॉपिक है, बट इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर द जीओसी 2 ऑल्सो। जो आपके 12th क्लास की केमिस्ट्री है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जीओसी 1, जो कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। 11th क्लास की केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर हम देखेंगे कैसे रिएक्शन का फॉर्मेशन हो रहा है, कैसे बॉन्ड का ब्रेकडाउन हो रहा है, कौन ऐसे स्पीसीज होगी जो अटैक करता है, और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है हम इस रिएक्शन में देखेंगे। ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज से आप एक बढ़िया से कॉपी नोट्स पेन में बढ़िया सा बना लीजिए, गारंटी है पूरा समझ में आएगा। तो अगर हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक रिएक्शन की, ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या होते हैं, व्हाट आर ऑर्गेनिक रिएक्शन। जैसे मान लीजिए रिएक्शन है, इससे इसके साथ इसके रिएक्शन कराए, ये प्रोडक्ट बना, ये भी बन गया, तो ऑर्गेनिक रिएक्शन कहेंगे हम किसमें। तो सिंपल सा ऑर्गेनिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें पुराने बॉन्ड का ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन ऑफ अ ओल्ड बॉन्ड। देखिए, पुराने बॉन्ड का ब्रेकडाउन हो रहा है और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये हमारी ऑर्गेनिक रिएक्शन कहलाएगी। तो अब ये जो चीज है सबस्ट्रेट कहलाएगी। अब बात करेंगे सबस्ट्रेट क्या होता है। ये जो चीज है रिएजेंट है, सबस्ट्रेट में रिएजेंट ने अटैक किया तो नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। यहां से बॉन्ड का ब्रेकडाउन हो, जैसा कि हमने दिखाया गया है, यहां से बॉन्ड का ब्रेकडाउन हुआ तो Cl को कहीं ना कहीं OH ने रिप्लेस कर दिया, तो ये मेरा न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन है। कैसा बॉन्ड का फॉर्मेशन है, दिस इज न्यू बॉन्ड, ये नया बॉन्ड बन गया है। तो हम ऐसे कह सकते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन है। सारे के सारे ऑर्गेनिक रिएक्शन में पुराने बॉन्ड का ब्रेकडाउन होगा और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, इसको हम बोलेंगे ऑर्गेनिक रिएक्शन। अब इन दोनों के बीच में रिएक्शन जब स्टार्ट हुई, सबस्ट्रेट और रिएजेंट जब आपस में अटैक किए, उसके बाद कोई ना कोई बीच में कोई चीज इंटरमीडिएट बना। इंटरमीडिएट बनने के बाद आपका जो प्रोडक्ट बन गया, रिएक्शन स्टार्ट से लेके प्रोडक्ट के फॉर्मेशन तक जितनी भी प्रोसेस हुई, तो ये सब आता है रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है रिएक्शन मैकेनिज्म, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि कैसे कैसे रिएक्शन का फॉर्मेशन हो रहा है, कैसे कैसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। मान लीजिए मेरे पास AB प्लस XY, बीच में कहीं ना कहीं कोई चीज इंटरमीडिएट बनी होगी, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हुआ होगा। इंटरमीडिएट के बाद जो है वो बन गया AX सपोज और बन गया BY का फॉर्मेशन हो गया। देखिए, पुराने बॉन्ड का ब्रेकडाउन हुआ है और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, तो हम इसको बोलेंगे प्रोडक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज ए प्रोडक्ट। ये कहीं ना कहीं कोई चीज बीच में बन रही होगी, इंटरमीडिएट बन रही होगी। जब बॉन्ड का ब्रेकडाउन हो रहा होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद कोई चीज स्पीसीज बनेगी, नई स्पीसीज बनेगी। ट्रांजिशन स्टेट में दो ट्रांजिशन स्टेट के बीच का जो स्पीसीज होता है उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट। क्या बोलते हैं उसको, इंटरमीडिएट बोलते हैं, इंटरमीडिएट। ठीक, तो इंटरमीडिएट के बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, तो इसको हम बोलेंगे ऑर्गेनिक रिएक्शन में कैसे कैसे मैकेनिज्म चलता है, रिएक्शन मैकेनिज्म है। देखिए, यहां पर ओल्ड बॉन्ड का ब्रेकडाउन हुआ है, इंटरमीडिएट बन गया, फिर नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल है CH3Cl प्लस KOH, वो भी एक्वस, तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया CH3OH प्लस KCl। ठीक, तो ये मेरा प्रोडक्ट है और ये मेरा रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट। अब अगर मैं बात करें रिएक्टेंट, ये दोनों रिएक्टेंट है जिनके बीच में रिएक्शन हो रही है, और ये प्रोडक्ट है, ये क्या कहलाएगा मेरा, दिस इज प्रोडक्ट। ये मेरा प्रोडक्ट है और ये अपन का रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट में दो चीज है,
रिएक्टेंट में दो चीज कहलाएगी, एक तो कहलाएगा रिएजेंट एंड सेकेंड वन इज सॉरी एक तो कहलाएगा सबस्ट्रेट एंड सेकेंड वन इज रिएजेंट, ठीक है ना। तो रिएक्टेंट में भी दो स्पीसीज है, एक रिएजेंट कहलाएगा जो रिएक्शन कर रहा है, अटैक करेगा वो, और दूसरा सबस्ट्रेट जिसमें रिएक्शन होगी। तो ये आपको कहलाएगा सबस्ट्रेट और ये कहलाएगा आपका रिएजेंट। और उसके बाद जैसे रिएक्शन हुई, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हुआ, तो यहां पर जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। तो ये इंटरमीडिएट के ट्रांजिशन स्टेट के बीच का स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट के बीच का जो प्रोडक्ट है उसको हम बोलेंगे इंटरमीडिएट। तो इस तरीके से ऑर्गेनिक रिएक्शन चलती है, पुराने बॉन्ड का ब्रेकडाउन हो रहा है और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, बीच में कुछ इंटरमीडिएट बनेगा। अब वो क्या हो सकता है, वो कार्बो वो इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है नहीं, सॉरी वो कार्बोकटाइन हो सकता है नहीं है, वो कोई चीज हो सकती है, उसको हम इंटरमीडिएट बोल सकते हैं। उसके बाद रिएजेंट अटैक करेगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक। तो इस तरीके से कोई सी रिएक्शन की मैकेनिज्म चलती है। तो हम बात करते हैं सर सबस्ट्रेट क्या होता है और हम बात करते हैं रिएजेंट क्या होता है। चलिए अब हम बात करेंगे सबस्ट्रेट के बारे में, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पूरा समझ में आएगा तो आप देखते रहिए, बस समझने की कोशिश कीजिए बच्चे। मान लीजिए मेरे पास मैं दो रिएक्शन लिख रहा हूं, एक तो हम लिखेंगे CH3Cl प्लस OH नेगेटिव, तो ये बन गया CH3OH प्लस Cl नेगेटिव बाहर चले गया। और दूसरा मेरा कहलाएगा, ये है मेरे पास बेंजीन, प्लस CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ये मेरे पास बेंजीन है और ये बन गया टोलुइन, प्लस HCl बाहर निकल गया। चलिए अब ये मेरा सबस्ट्रेट है, ये मेरा रिएजेंट है, दिस इज रिएजेंट, दिस इज सबस्ट्रेट एंड दिस इज रिएजेंट सबस्ट्रेट एंड दिस इज रिएजेंट। अब एक चीज और सुन लीजिए आप, अच्छा सबस्ट्रेट क्या होते हैं? सबस्ट्रेट वो होंगे जो प्रोडक्ट में कार्बन को डोनेट करेंगे, कार्बन स्पीसीज को डोनेट जो करता है उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट। देखिए इसके पास कार्बन है, ये कार्बन डोनेट करेगा, ये रिएजेंट है, इसमें कोई कार्बन नहीं है, तो कार्बन जो डोनेट करेगा उसको हम बोलेंगे सबस्ट्रेट, और तो ये हो जाएगा रिएजेंट, ये बन गया प्रोडक्ट। अगर मान लीजिए सब दोनों में क्वेश्चन है, दोनों में कार्बन है, देखिए बेंजीन में कार्बन प्रेजेंट है, इसमें भी कार्बन प्रेजेंट है, तो हम देखेंगे आपका प्रोडक्ट क्या बन रहा है, जो मेन कंपाउंड होगा आपका वो कहलाएगा आपका सबस्ट्रेट, इसलिए हमने बेंजीन को यहां पर लिख दिया सबस्ट्रेट, है नहीं है। तो जो मेन कंपाउंड होगा वो कहलाएगा आपका सबस्ट्रेट और दूसरा कंपाउंड होगा वो कहलाएगा आपका रिएजेंट, अगर कार्बन का नंबर सेम है। अगर रिएजेंट में भी कार्बन है, सबस्ट्रेट में भी कार्बन है, तो पता नहीं चल रहा है। देखिए हमारा देखो बेंजीन के ऊपर CH3 जाके अटैक किया है, इसका मतलब जो बेंजीन था वो मेरा सबस्ट्रेट था, तो जो मेन कंपाउंड होगा उसको हम सबस्ट्रेट बोलेंगे। अगर ऐसा नहीं है, जिस कंपाउंड में जिस रिएक्टेंट में कार्बन प्रेजेंट होगा वो सबस्ट्रेट होगा और दूसरी कोई चीज क्या होगी, रिएजेंट होगी, तो ये कहलाएगा सबस्ट्रेट और रिएजेंट। कैसे कैसे बोलते हैं, बस सिर्फ दो ही तरीके थे सबस्ट्रेट और रिएजेंट फाइंड करने के, ठीक। तो ये सबस्ट्रेट और रिएजेंट जो है रिएक्टेंट के पार्ट है, और ये जो प्रोडक्ट है तो ये तो हो गया आपस में, जब रिएक्टेंट ने आपस में रिएक्शन किया तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, तो ये सबस्ट्रेट है और ये रिएजेंट है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती भैया, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो अभी हमने बात की है कि सर सबस्ट्रेट वो होते हैं जो अपना कार्बन को नए बॉन्ड में सप्लाई करते हैं, उसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट। और रिएजेंट वो होता है जनरली जिसमें कार्बन का
एब्सेंट होता है उसको हम बोलते हैं रिएजेंट। फिर बता रहा हूं, सबस्ट्रेट वो होता है जो नए बॉन्ड के फॉर्मेशन में कार्बन को सप्लाई करता है, उसको हम बोलेंगे सबस्ट्रेट। अगर दोनों में कार्बन प्रेजेंट है, सबस्ट्रेट में भी कार्बन प्रेजेंट है, रिएजेंट में भी कार्बन प्रेजेंट है, तो पहचानोगे कौन कि कौन सबस्ट्रेट है कौन रिएजेंट है? तो याद रखिए, जो आपका मेन कंपाउंड है वो आपका सबस्ट्रेट होगा, और तो बचा बचा कौन सा हो जाएगा? वो रिएजेंट होगा। ओके, तो जनरली सबस्ट्रेट वो है जो बॉन्ड फॉर्मेशन में, नए बॉन्ड के फॉर्मेशन में कार्बन को सप्लाई करता है। तो हम देखते हैं सर ऐसा क्या होता है रिएक्शन मैकेनिज्म में, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, बॉन्ड ब्रेकडाउन कैसे होता है, या बॉन्ड का फिजन कैसे होता है, रिएजेंट क्या होते हैं, इंटरमीडिएट क्या होते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। चलिए पहली बात कर रहे हैं बॉन्ड क्लीवेज की। फर्स्ट टॉपिक है बॉन्ड क्लीवेज। अब मेरी बात एक चीज ध्यान सुन लीजिए, बॉन्ड क्लीवेज का मतलब होता है बॉन्ड का ब्रेकडाउन। बॉन्ड टूटेगा तभी तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अब देखिए, अगर बॉन्ड टूटा तो दो तरीके से बॉन्ड टूट सकता है। तो मान लीजिए ए और बी है, या तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है इलेक्ट्रॉन का, या तो इनके बीच में दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बन गया, या तो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर कर सकते हैं। ये कब कर सकते हैं अभी बात करेंगे। या दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ले गया, दूसरा लॉस में चले गया। दो तरीके से बॉन्ड टूट सकता है। अगर तो पहला केस है सर, अगर मान लीजिए ए और बी के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब दो इलेक्ट्रॉन यहां प्रेजेंट है। जब अगर बॉन्ड ब्रेकडाउन हुआ, बॉन्ड ब्रेकडाउन के बाद दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन चले गए, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो हम इसको बोलेंगे होमोलिटिक क्लीवेज। होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है ना। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम इसको बोलेंगे होमोलिटिक क्लीवेज। अब बहुत सारे सवाल है, सर आपने इसको हाफ एरो से डिनोट कर दिया, आप इसको फुल एरो से डिनोट क्यों नहीं कर रहे हैं? तो बेटा जनरली देखिए, दो इलेक्ट्रॉन है इनके पास, तो जनरली हम दो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को फुल एरो से डिनोट करते हैं, और अगर एक ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो हम इसको हाफ एरो से जनरली हम इसको डिनोट करते हैं। किसको दिक्कत? चलिए, तो अब आप यहां देखिए, मान लीजिए एक बंदा था ए, एक बंदा था दो बी, दूसरा बंदा बी है, दोनों सेम पावरफुल है, लगभग दोनों सेम पावरफुल है। जब उनके बिछड़ने की बात आई तो उन्होंने जितना भी माल पानी था सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दोनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो हम बोल सकते हैं, तो इस केस में मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अब ये कब हो सकता है? जब दोनों सेम पावरफुल हो गए लगभग। इसका मतलब ये कह सकता हूं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पावरफुल का मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से है यहां पे। जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग जब बराबर होगी या कम होगी, तो कम का मतलब दोनों का क्या होगा? लगभग बराबर होगी, और डिफरेंस बहुत कम होगा। जब दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम है, तो लगभग इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे आफ्टर द ब्रेकडाउन ऑफ बॉन्ड। तो इस केस में क्या होगा? देखिए, ये बी है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ये ए है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया। ऐसे स्पीसीज को बोलते हैं फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल है नहीं है? ये कहीं से बॉन्ड बना सकता है, फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल। जैसे एल्काइल एक फ्री रेडिकल है, बेंजाइल एक फ्री रेडिकल है, ठीक है ना। ऐसे ही ए के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन, बी के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन जो है, इसको हम बोलेंगे फ्री रेडिकल। तो आप याद रखिए, होमोलिटिक क्लीवेज में फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, किसी को दिक्कत हो ही नहीं सकती है। तो यहां पर लिखा है मैंने सेकंड पॉइंट, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, और ये तब फेवर्ड है जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या है? इक्वल है या
डिफरेंस लेस है, सॉरी, जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस लेस है तो दोनों जब ए और बी सेम पावरफुल होंगे, दोनों के पास सेम शक्तियां होंगी, तो जब बॉन्ड का ब्रेकडाउन होगा तो शेयरिंग भी बराबर होगी। तो एक एक इलेक्ट्रॉन इसके पास गया है तो ये ऐसे हो गया, इसको बोलेंगे होमोलिटिक क्लीवेज। इसका उल्टा अगर मान लीजिए ए और बी में कोई एक क्या बन गया, एक पावरफुल बन गया और दूसरा कम पावरफुल है, तो वो अपना प्रकोप दिखाएगा, सबके सब अपने इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे हेटेरोलिटिक क्लीवेज। क्या बोलेंगे? हेटेरोलिटिक क्लीवेज। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, अनइक्वल। अगर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है, यह तब हो सकता है जब दोनों में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। जब दोनों में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो यहां पर एक के पास प्लस चार्ज आएगा, जो लॉस में होगा उसके पास आएगा प्लस चार्ज, जो फायदे में होगा उसके पास आएगा माइनस चार्ज। क्या आएगा? माइनस चार्ज। अब आप यही बताइए, मान लीजिए बी ने, सपोज बी पावरफुल है, देखो बी पूरा इलेक्ट्रॉन ले जा रहा है नहीं, बी पावरफुल है तो मैं कह सकता हूं बी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है। तो मेरे बच्चों, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होता है इलेक्ट्रॉन को, कोवैलेंट बॉन्डली इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। जब बी ने टोटली इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिए तो बी के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज और ए के ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज और ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो हम इसको बोलेंगे। और अगर ए पावरफुल है, अगर बी की अपेक्षा ए पावरफुल है, ए पावरफुल का मतलब है ए के पास इलेक्ट्रॉन ए की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है। अगर ए की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है तो ए अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, एक सारा बंदूक रख देगा सामने तो सारा पैसा उसका, ऐसे यहाँ पर सारा इलेक्ट्रॉन ए के होंगे, तो ए के साथ सब इलेक्ट्रॉन ए के होंगे, तो ए फायदे में, ए के पास नेगेटिव चार्ज और बी लॉस में जाएगा, रोएगा बैठ के, तो बी के ऊपर कौन सा चार्ज हो गया? बी के ऊपर कहलाएगा मेरे बच्चों प्लस चार्ज, है नहीं है? तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी। तो यहां पर देखिए, अब व्हाट इज ए नेगेटिव, बी प्लस, बी नेगेटिव, ये क्या है सर? दे आर आयंस, दे आर आयंस। तो यहां पर आयंस का फॉर्मेशन हो रहा है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है? यहां पर आयंस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हम कहेंगे हेटेरोलिटिक क्लीवेज में जो रिजल्ट है वो आयंस का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? आयंस का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से बॉन्ड का ब्रेकडाउन होता है। या तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, जब दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम होगी तो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। तो आज आपको पूरी तरीके से पता चल गया सर फ्री रेडिकल का एक्चुअली में फॉर्मेशन कैसे होता है, ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और आज आपको यही पता चल गया सर कैसे किसी में प्लस चार्ज आता है, कैसे किसी में नेगेटिव चार्ज आता है। सर इफ देयर इज अ मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव डिफरेंस देन देयर इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आयंस का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होगा यहां पे? तो यहां पर आयंस का फॉर्मेशन होता है मेरे बच्चों। तो यह आपका होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज और हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज है, ठीक है ना? तो ज्यादा नहीं, आपको इतना ही याद करना है, इतना याद करना है आपको। होमोलिटिक में आपका फ्री रेडिकल बनेगा, हेटेरोलिटिक में आपके आयंस बनेंगे, ठीक है ना? तीन के तीन पॉइंट इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछा जाएगा, ठीक? तो पहला टॉपिक हमने बॉन्ड क्लीवेज को खत्म कर दिया है। तो पहला स्टेप था बॉन्ड क्लीवेज, कैसे बॉन्ड का ब्रेकडाउन हो रहा है। दो पावरफुल होंगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और एक पावरफुल ज्यादा एक कम है, तो पावरफुल वाले के पास पैसा ही पैसा, इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन, तो कुछ ना कुछ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। तो हम बात करते हैं रिएजेंट की। जब हम चारों पढ़ लेंगे ना, तो जब हम चौथा पढ़ लेंगे डिटेल में तो हमारी GOC1 खत्म होगी। तो धीरे धीरे करके मौसम बनाना है, आपने मूड बनाना है और सीखने की कोशिश करनी है। आपके रूम में समाएंगे हम, इतना याद रखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं रिएजेंट की। द सेकेंड वन इज रिएजेंट। बॉन्ड क्लीवेज को हम डिस्कस कर चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सोचने की जरूरत है। अब रिएजेंट क्या है ना, मान लीजिए कोई, अभी हमने आपको बात की थी CH3Cl प्लस OH नेगेटिव, तो कहीं ना कहीं CH3 प्लस बना होगा, फिर बाद में
OH ने यहां पर अटैक कर दिया, तो ये कहीं ना कहीं CH3OH का फॉर्मेशन हो गया। तो रिएजेंट वो होते हैं, रिएजेंट ऐसे स्पीसीज होते हैं, रिएजेंट जो सबस्ट्रेट के रिएक्टिव साइट पर क्या करते हैं, अटैक करते हैं। रिएजेंट वो स्पीसीज होते हैं जो सबस्ट्रेट के रिएक्टिव साइट पर अटैक करेंगे, उनको हम बोलते हैं रिएजेंट। क्या बोलेंगे? उनको हम बोलेंगे रिएजेंट। अब ये दो टाइप के हो सकते हैं सर, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट या इलेक्ट्रोफाइल, इसको हम बोलते हैं। सेकेंड होता है न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। अब सर न्यूक्लियोफाइल क्या होता है सर, या इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, फाइल्स का मतलब होता है लविंग। ये वो भूखे हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रोफाइल है। न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लियस, फिलिक का मतलब होता है लविंग। इनके पास इलेक्ट्रॉन का अमाउंट ज्यादा है, जो भूखे होंगे उनको देंगे, ये होंगे न्यूक्लियोफाइल। क्या कहलाएंगे? न्यूक्लियोफाइल। तो ये रिएजेंट है, इलेक्ट्रोफाइल भी रिएजेंट है और मेरा न्यूक्लियोफाइल भी रिएजेंट है। तो ये जो है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल सबस्ट्रेट के रिएक्टिव साइट पर जो है ना अटैक करेंगे, चाहे वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो, चाहे वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो, चाहे वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो, चाहे वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो, सब में ये आपके न्यूक्लियोफाइल अटैक ही तो कर रहा है। तो ये कहलाएंगे आपके रिएजेंट। एक एक करके पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, फिर हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफाइल। ध्यान से देखिए, अब हम इलेक्ट्रोफाइल के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। अभी हमने बात की थी रिएजेंट वो होते हैं जो सबस्ट्रेट के रिएक्टिव साइट पर अटैक करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएजेंट, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। अगर बात करेंगे इलेक्ट्रोफाइल के, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जिंदगी बदल देंगे आपके। अगर इलेक्ट्रोफाइल की अगर हम बात करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल आर दोज हु आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन, फिलिक का मतलब होता है लविंग। दे आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, सिंपल सा फंडा। इसका मतलब है इनके पास कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन की कमी होती होगी और इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये कहलाएंगे आपके इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रोफाइल के पास। तो हम देखते हैं ऐसे कौन कौन से केस हैं कि वो इलेक्ट्रोफाइल के अंदर आते हैं। पहला पॉइंट, पॉजिटिव चार्ज विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट इज इलेक्ट्रोफाइल। अगर किसी कंपाउंड में पॉजिटिव चार्ज है या किसी एटम में पॉजिटिव चार्ज है और उसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो वो सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल के अंदर आएगा। जैसे H+, R+, NO+, H+, RCO+, और ये हो गया। मैंने क्या बोला है? पॉजिटिव चार्ज वाले वो स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल के अंदर आएंगे जिसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, ठीक। और ये सब के सब कहलाएंगे लिविस एसिड। क्या कहलाएंगे? These all are Lewis acid. सेकेंड पॉइंट, ये पॉइंट इंपोर्टेंट है, ये पॉइंट इंपोर्टेंट है। देखिए, सोडियम प्लस पोटेशियम प्लस आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल। क्यों? वाई दीज आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल? क्या मुझे कोई आंसर देगा? हम ही देते हैं आंसर, यही पे छुपा है। पॉजिटिव चार्ज विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट इज इलेक्ट्रोफाइल। इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, 11 थे, 1 दे दिया, ऑक्टेट कंप्लीट है, पॉजिटिव चार्ज है, फर्क नहीं पड़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं। ऐसे पोटेशियम है, आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, अब कंप्लीट ऑक्टेट हो चुका है उसका, इनकम्प्लीट थोड़ी ना है। इसलिए दोनों कहलाएंगे, ये दोनों न्यूट्रल है, मतलब दोनों क्या है? इलेक्ट्रोफाइल नहीं कहलाएंगे, क्योंकि इनका कंप्लीट ऑक्टेट है, पॉजिटिव चार्ज भी है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज वाले वो स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल होंगे जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन की कमी है उनके पास। 8 इलेक्ट्रॉन की जगह 6 है, 4 है, 5 है, वो आपका इनकम्प्लीट ऑक्टेट कहलाएगा। सेकेंड, जितने भी आपके न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैं
न्यूट्रल मॉलिक्यूल में भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट प्रेजेंट है, सॉरी इनकम्प्लीट वैलेंस शेल प्रेजेंट है, तो वो भी आप क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल कहलाएंगे। जैसे मान लीजिए बोरोन है, बोरोन का नंबर 5, 1s2 2p के 2 वैलेंस ऑक्टेट है, वैलेंस शेल है, तो इनके वैलेंस शेल प्रेजेंट है यहाँ पे, इनमें इलेक्ट्रॉन आ सकता है, दे कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, है तो न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इनके पास वैलेंस शेल जो है वो इनकम्प्लीट है, वैलेंस शेल जो है इनकम्प्लीट है। बोरोन 5 नंबर 1s2 2s2 2p1, p में एक ही इलेक्ट्रॉन है, अभी 5 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है, तो ये वैलेंस शेल है, हालांकि कोई चार्ज नहीं है, इसलिए हमने इसको न्यूट्रल मॉलिक्यूल बोल दिया। कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है और उसका अगर इनकम्प्लीट वैलेंस शेल है तो तब भी कहलाएगा इलेक्ट्रोफाइल। क्या आपको 2 पॉइंट समझ में आए? अगला, अगर मान लीजिए कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, जैसे मान लीजिए PCl5 और SnCl4 न्यूट्रल मॉलिक्यूल है और कंप्लीट ऑक्टेट भी है, लेकिन आपको पता है PCl5 और PCl3 ऑक्टेट कंप्लीट है, दे कैन एक्सपेंड वैलेंस शेल, इनका वैलेंस शेल जो है एक्सपेंडेड है, वैलेंस शेल P भी प्रेजेंट है, D प्रेजेंट है, F प्रेजेंट है, तो इसको हम बोलेंगे एक्सपेंडेड वैलेंस शेल, तो वहां भी इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो वो भी क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। न्यूट्रल है, कंप्लीट ऑक्टेट है, लेकिन ये अपने सेल को एक्सपेंड कर सकते हैं, तो ये हो गया एक्सपेंडेबल वैलेंस शेल, और उस वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो ये तब भी इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे कंपाउंड जिसके पास पोलर पाई बॉन्ड है, ऐसे कंपाउंड जिसके पास पोलर पाई बॉन्ड है, वह इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेंगे, जैसे CO2। मान ली पोलर पाई बॉन्ड का मतलब ये कार्बन है या ऑक्सीजन है, तो ये बॉन्ड पोलर कब कहलाएगा, जब इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होगी। तो यहां पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये कुछ इस तरीके से बन गया, O नेगेटिव और ये प्लस, पॉजिटिव चार्ज है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो चुका है, तो ये कहलाएगा इलेक्ट्रोफाइल। ऐसे ही सब में होगा, SOCl2, COCl2 और भी एग्जाम्पल होंगे। तो अगर कोई कंपाउंड में पोलर पाई बॉन्ड है, अगर किसी कंपाउंड में पोलर पाई बॉन्ड है, वो भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकता है। कब करेगा, जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होगी, तो इनका बीच का जो पाई बॉन्ड है वो तब पोलर कहलाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन लेफ्ट की तरफ खींचेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इस कार्बन का इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो चुका है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करेगा। ऐसे सब में चलेगा, SOCl2, COCl2। ठीक, 4 पॉइंट बहुत इंपोर्टेंट। चले, एक चीज और है, फ्री रेडिकल का नाम अभी सुना है, नाइट्रीन और कार्बिन, ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करते हैं। जैसे मान लीजिए X के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है, फ्री रेडिकल, H के पास एक इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा, फ्री रेडिकल है, R एक इलेक्ट्रॉन, फ्री रेडिकल, CH2 2 इलेक्ट्रॉन है यहां पे, इसको हम बोलते हैं कार्बिन, फ्री रेडिकल है। नाइट्रोजन, यह है नाइट्रीन, इसको हम बोलेंगे नाइट्रीन। तो यह भी, क्योंकि इनका ऑक्टेट पूरा नहीं है, ऑक्टेट और ड्यूप्लेट कंप्लीट नहीं है, तो यह भी आपके इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेंगे। तो इतने सारे केस हैं, सब के सब आपको याद करने हैं। अगर आप चाहते हो कि इलेक्ट्रोफाइल का कभी क्वेश्चन गलत ना हो, तो आपको इतने केस याद करने हैं। पॉजिटिव चार्ज विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इट इज इलेक्ट्रोफाइल। न्यूट्रल मॉलिक्यूल विद इनकम्प्लीट वैलेंस शेल इज ऑल्सो इलेक्ट्रोफाइल। थर्ड केस, न्यूट्रल with complete octet but expandable valence shell is also act as an electrophile. If compound is containing polar pi bond, then there will formation of electrophile, positive charge, and that positive charge will have incomplete octet, then that will be as electrophile. Last one is free radical, चाहे free radical है, नाइट्रीन है, कार्बिन है, वो भी आपके क्या होंगे, इलेक्ट्रोफाइल होंगे। तो ये आपके इलेक्ट्रोफाइल है।
समझ में आ गया? तो ये इलेक्ट्रोफाइल है। अब बारी है न्यूक्लियोफाइल की। बहुत इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, गारंटी है इस बात की। सबका सब मटेरियल करा रहे हैं क्लास में विद एक्सप्लेनेशन, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना? तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरे चैनल को पूरा हिंदुस्तान में बेटा फैलना चाहिए। हम तूफान लेके आने वाले हैं और केमिस्ट्री में कल ही बताए थे, ठीक है नहीं? अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल की। इलेक्ट्रोफाइल की हमने बात कर ली है। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, दे हैव लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंडीशन नंबर 5 इंपोर्टेंट है, याद करना आपको। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल। देखो न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। भाई लोगों के पास ऐसे स्पीसीज जिनके पास इलेक्ट्रॉन का अमाउंट ज्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं। तो एटम में जो न्यूक्लियस है उसके पास इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज है, दे आर न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियोफाइल आर न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, ठीक है ना? तो न्यूक्लियोफाइल जो है, तो न्यूक्लियस में आपको पता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन का नेगेटिव न्यूट्रल चार्ज, प्रोटॉन की वजह से पॉजिटिव चार्ज है, तो दे आर न्यूक्लियस, दैट इज व्हाई दे आर न्यूक्लियस लविंग। तो कुछ कंडीशन ऐसी हैं जो आपको इंपोर्टेंट याद करनी है। नंबर 1 है नेगेटिव चार्ज स्पीसीज। दुनिया के जितने भी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज, देखो कोई आइटम नेगेटिव चार्ज कब लाएगा, जिसके पास, जब उसके पास एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। सर 10-5 मिनट। अब जैसे मान लीजिए नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है, कोई भी आइटम नेगेटिव चार्ज स्पीसीज तब होगा जब उसके पास एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर एक्स्ट्रा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन देना चाहिए इसी को। तो जितने भी नेगेटिव चार्ज वाली स्पीसीज है वो सारे के सारे कहलाएंगे न्यूक्लियोफाइल। क्या कहलाएंगे? न्यूक्लियोफाइल कहलाएंगे। दूसरा, अगर कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल आपके पास, जैसे H2O, ROH, RnH2, जितने भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल है उनके पास अगर लोन पेयर है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल के पास लोन पेयर है, जैसे देखो न्यूट्रल का मतलब होता है विदाउट चार्ज, एनी स्पीसीज एनी मॉलिक्यूल विदाउट चार्ज इज न्यूट्रल। तो न्यूट्रल के पास अगर लोन पेयर है वो भी कहलाएगा न्यूक्लियोफाइल। क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट, कोई मेरे पाई इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज है, जैसे एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन है, वह भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की तरह काम करेंगे, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेंगे। तो जैसे मान लीजिए एल्कीन है मेरे पास, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अभी हमने बात करती है अगर दो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, दो अलग अलग स्पीसीज है, उसके बीच पाई बॉन्ड है तो वो कहलाएगा पोलर पाई बॉन्ड। यहां पर दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम, तो ये पाई बॉन्ड कहलाएगा नॉन पोलर पाई बॉन्ड। कौन सा? नॉन पोलर पाई बॉन्ड। तो जितने भी पाई इलेक्ट्रॉन डोनर है, चाहे एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन, ऑल विल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। अगला RmGx ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड, यह भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं। कैसे? जब ये टूटेगा तो R नेगेटिव, यहां से H नेगेटिव और यहां से H नेगेटिव का फॉर्मेशन होता है। रिएक्शन में दिखता नहीं है, बट LiLH4 एंड NaBH4 से H माइनस चार्ज निकलेगा और RmGx से R नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि इनमें नेगेटिव चार्ज है, यह भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं, ठीक है ना? तो ये 4 कंडीशन है न्यूक्लियोफाइल की, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 2 पॉइंट और नोट में, नोट है पहले पॉइंट, एम्बिडाइंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडाइंट न्यूक्लियोफाइल का मतलब है एक मॉलिक्यूल में दो एटम जो है ना इलेक्ट्रॉन रिच होंगे। जैसे मान लीजिए यहां पर ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन है, यहां पर नाइट्रोजन एंड OH, O के पास लोन पेयर है, यहां कार्बन और नाइट्रोजन। तो ये जो है ना दोनों साइड, दोनों जो एटम है, दोनों सी जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। तो इसको हम बोलेंगे एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल विच हैव मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, इट इज नोन एज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना? अगला है एम्बीफाइल। एम्बीफाइल का मतलब है अगर कोई स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी काम कर रहा है और न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, इसको हम बोलेंगे एम्बीफाइल। जैसे मान लीजिए इसमें बॉन्ड ऐसे टूटेगा तो इसके पास आएगा नेगेटिव चार्ज, इसके पास आएगा पॉजिटिव चार्ज। ऐसे यहां भी है, एन के ऊपर नेगेटिव, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज। तो ये कहलाएगा आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी काम कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर सकता है।
तो ये आपका एम्बीफाइल है, वो आपका एम्बिडेंट है, ये न्यूक्लियोफाइल के कंडीशन है, वो इलेक्ट्रोफाइल के कंडीशन थे। ऑर्गेनिक रिएक्शन वो होते हैं जिसमें पुराने बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। चलिए आपका यह उत्तरदायित्व है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर जरूर कर दें, ठीक है ना। तो ये कंडीशन है। तो अगले लेक्चर मिलते हैं कल को। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।